हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संभव। मैं आपकी जूलॉजी फैकल्टी आपका फिर से इस बैच पे स्वागत करती है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे के लेक्चर के आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने हमारे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने हमारे एनिमल किंगडम का पार्ट स्टार्ट करा था। उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो चैप्टर है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हमने ये चीज़ बात करी थी और उसी बिहाफ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आप हमारे लेक्चर को या मेरे लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को लेकर बैठना, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बोल दी है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी पूछा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है। एक बार मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी है 10 साल के मैं आपको वो क्लियर करवाऊंगी। एक एक कंसेप्चुअल सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो वो अपन आगे देखेंगे जब अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको एनिमल किंगडम में जो बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था कल, तो मैंने आपको बोला था कि एनिमल किंगडम में 3 क्वेश्चन पक्के होते हैं कि 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अपन ने ये बात करी थी और उन 3 क्वेश्चनों में से मैंने आपको 3 मेजर टॉपिक्स बताए थे। एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नॉन कॉर्डेट और एक कॉर्डेट वाला टॉपिक बात करी थी अपन ने ज़्यादा रियल में नहीं करा था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मैं उस बिहाफ पर पढ़ाऊँगी आपको जो आपके नीट के पर्पज़ के हिसाब से सही है, यानी जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवाया। तो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था और अपन ने कल फाइलम वगैरह स्टार्ट कर लिए थे। इसमें हमने 9 फाइलम थे और 9 में से एक स्टार्ट करते। मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दे दूंगी उस फाइलम का और अपन आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो कल अपन ने स्टार्ट करा था नॉन कॉर्डेट वाले ने। सेकंड जो टॉपिक था अपना नॉन कॉर्डेट वाला जो टॉपिक था वो अपन ने स्टार्ट करा था, ठीक है। यहाँ तक अपन ने स्टार्ट करा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट में आपको इतना पता है कि कल मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेट के अंदर जो 9 फाइलम आते हैं वो आखिर क्यों नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। तो आपको सबको ध्यान है कि नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या होता है कि इनमें किन्हीं भी स्टेज के अंदर या किसी भी स्टेज में, यानी ऐसे एनिमल जिनमें किन्हीं भी स्टेज के अंदर इनकी कोई सी भी स्टेज हो, इनमें आपको स्पाइन कोई वर्टिब्रल कॉलम आपको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इन एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब अपन ने स्टार्ट करा था फर्स्ट फाइलम से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कल मैं थोड़ा बहुत बता दिया था आपको पिछले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू अपन और ले लेते हैं। तो देखिए, अपना जो फाइलम जो फर्स्ट था वो कौन सा था अपना पॉरीफेरा, ठीक है। मैं इसको वापस नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है ना। स्पॉन्जेस के बारे में अपन ने बात करी थी। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बोल दी थी कि सभी फाइलम में जब भी आप पढ़ो, है ना, तो मैंने आपको चीज़ बोली थी कि कोई सा भी फाइलम हो जब भी आप पढ़ो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिना देखे उसके सामने लिख दो, है ना, बिना देखे उसके सामने लिख दो, जिससे आपको ओवरव्यू रह जाएगा। क्योंकि अगर आप हर एक का पढ़ते जाओगे तो जब आप और आगे पढ़ते जाओगे ना तो पीछे का ना सब भूलते जाओगे, जिससे आपको कंफ्यूजन और हो जाएगा और सारा कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए अपन ने इस बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो पॉरीफेरा में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि इनको जो दूसरा नाम होता है, इनके मेंबर्स को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। दूसरा, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही कैसी होती है, पोर लाइक, यानी पोरी का मतलब क्या होता है, पोर इनके जो बॉडी होती है उनमें मैं लिखूंगी नहीं, मैं से आपको बता रही हूँ। इनकी बॉडी पे जो क्या होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से मेनी पोर्स होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं। तो और दूसरा एक पोर और होता है जिसको अपन ऑसिकुलम कहते हैं। तो मैंने ऑस्टिया और ऑसिकुलम में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था। ऑस्टिया जो होते हैं वो मैनी होते हैं और ऑसिकुलम जो होता है वो सिंगल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये फिर आएगा आपके, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करा था कि ऑस्टिया तो वाटर जो भी होगा उसको इनटेक करेगा, इनसाइड अंदर लेगा, है ना, और अंदर लेने के बाद इसकी बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। इसको अपन ने स्पॉन्जोसील बोला था। ये बेटा आपको याद रखना है बच्चों, याद रखना है आपको कि पॉरीफेरा के मेंबर्स में एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है जिसमें जो वाटर अंदर जाता है ऑस्टिया के थ्रू वो सर्कुलेट करता है, तो उस कैविटी को अपन कहते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है बच्चा। तो स्पॉन्जोसील पाई जाती है। अब ये स्पॉन्जोसील क्या करेगा, ये कैविटी, अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ बच्चा कि स्पॉन्जोसील में जब ये वाटर सर्कुलेट होता है तो यहाँ पर एक कैनाल सिस्टम बनता है और उस कैनाल सिस्टम का नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। ये बेटा आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, पॉरीफेरा के मेंबर्स में पाया जाता है। इस कैनाल के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू जो वाटर होता है, क्योंकि बच्चा आपको पता है कि पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें कोई ऑर्गन वगैरह नहीं होते रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह, एक्सक्रीशन करने के लिए, तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज कोई ऑर्गन वगैरह डिफाइन नहीं होते। तो उनमें ऐसा क्या होगा
होगा कि ये सारी चीज़ें हो जाए, तो उनके अंदर क्या होता है, सिंपल एक कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, है ना, और है ना रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, ये किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा एक और सिस्टम अपन पढ़ेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे, आपने नाम सुना रहा होगा। तो इन दोनों में हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखना। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, चलिए, तो अपन ये बात करी थी। तो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब जो भी होगा, डाइजेशन रेस्पिरेशन जो भी उसकी बॉडी को ना वो करेगा, और जो वेस्ट बाहर निकलेगा वो वेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है, और उसका नाम होता है ऑसिक्यूलम। ये बात अपन ने करी थी। देन उसके बाद अपन ने बात करी थी कि फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स के पास एक जो कैविटी अपन ने बात की स्पॉन्जिसिल, वो स्पॉन्जिसिल जो कैविटी होती है वो एक सेल साइनोसाइट्स के थ्रू, एक सेल्स के थ्रू लाइंड होती है। और ये जो सेल्स होती है, आपको यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो आप ध्यान रखना कि काइनोसाइट्स जो सेल होती है ना, जो किसको कवर करके रखती है, लाइंड टी स्पॉन्ज सील, यानी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको लाइन करके रखती है। अब अच्छा आपको एक काम की बात ये बताऊं कि साइनोसाइट जो सेल होती है एक तरीके की फ्लैजिलेटेड सेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है नीट पर्पस का क्वेश्चन। बच्चा ये आपके शायद बुक में नहीं दे रखा है, बट ये आपके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, काइनोसाइट्स जो सेल्स होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, जो पोरीफेरा के मेंबर्स की जो बॉडी कैविटी, जो सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जिसिल, उसको कवर करके रखती है। बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसी ही एक आगे जाके अपन अगर जो मेंबर आएगा टीनोफोरा, उसमें भी अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, पर नाम चेंज होगा, वहाँ पर सीलिएटेड आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि काइनोसाइट जो सेल्स होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कवर्ड करके रखती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई सभी को? चलिए, तो यहाँ तक अपन ने किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके सेक्स सेपरेटेड नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चा कि अगर कभी भी ये शब्द आ जाए, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि बोथ sexes are in same individual। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो एक ही मेन इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हर्माफ्रोडाइट, आप इसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घुमा के दे दे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट अपने फाइलम की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया? चलिए आगे अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम। चलिए, नेक्स्ट फाइलम जो है अपना सीलनट्रेट्स या सीलनट्रेटा, या फिर अपन इसको बोलते हैं निडेरिया। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि सीलनट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया। ठीक है, वाई दे ऑल्सो कॉल्ड निडेरियन। अब देखिए, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बुक में लिख रखा है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बच्चा, क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर सीलनट्रेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें कैविटी पाई जाती है जो टेम्परेरी होती है, जो सूडो होती है, मतलब ट्रू नहीं होती। ठीक है ना, तो उस कैविटी होती है इनमें। ठीक है, और वो जो कैविटी होती है उसका नाम होता है सीलेंट्रोन कैविटी। पहले तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसलिए इनको सीलनट्रेटा कहते हैं। पहला तो ये कि सीलनट्रेटा को सीलनट्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मेंबर्स में कैविटी होती है, इसका नाम सीलेंट्रोन होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये क्यों निडेरिया कहलाते हैं? तो बच्चा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि दे हैव नाइडोब्लास्ट सेल्स। ये है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन।
ठीक है, कि इनको निडेरियन क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इनको निडेरियन, क्योंकि इनके मेंबर्स के पास क्या पाए जाते हैं, आपको पता है, आपने हाइड्रा देखा होगा, देखो हाइड्रा सब जानते हैं, तो हाइड्रा का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है, जुड़ा हुआ रहता है, फिर इसमें टेंटिकल्स निकलते हैं ऐसे कुछ, है ना। अभी अपन डायग्राम बना मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चा क्या होता है कि इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स मतलब जानते हैं ना, नीडल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो शिकारी से बचाने का काम करती है। तो उन नीडल्स के अंदर ध्यान से सुनना बेटा, ना, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, इनके मेंबर में जो टेंटिकल्स होते हैं, जो आउटसाइड इनकी बॉडी से निकले हुए रहते हैं, जो शिकारी से बचाने का इनको काम करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन का वगैरह का, डिफेंस वगैरह के काम करते हैं। अब ये कहाँ यहाँ ये सेल्स कहाँ होती है, तो इनके टेंटिकल के अंदर होती है ये सेल्स। मैंने क्या बोला कि इनके मेंबर में क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल क्या होते हैं, निडल जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो किसी शिकारी से ये डिफेंस करने का काम करती है, ये बात मैंने बोली। और उनकी जो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उन निडल लाइक स्ट्रक्चर में जो टेंटिकल होता है, उस टेंटिकल के अंदर पाया जाता है नाइडोब्लास्ट सेल्स। ये बात आपको ध्यान रखिए, नाइडोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है, टेंटिकल के अंदर। और ये सेल्स जो होती है एक पॉइजन सीक्रेट करती है, जिससे जो भी प्रे होगा या फिर जो भी इनको खतरा दिख रहा होगा आसपास, उसको ये पैरालाइज कर देती है। तो ये बात है जो आपको याद रखनी की। नाइडोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है, इन दी ऑन दी टेंटिकल्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइडोब्लास्ट सेल्स टेंटिकल्स के अंदर पाई जाती है, इनसाइड भी बोल सकते हो या उनके ऊपर भी बोल सकते हो, ठीक है। जो क्या सीक्रेट करती है ना, दे सीक्रेट पॉइजन, यानी पॉइजन, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जो भी अगला जो भी शिकारी होगा उसकी या पैरालाइज हो जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए इनको निडेरियन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा कि इनको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव कैविटी दिस कॉल्ड सिलेंट्रोन, एंड दे आल्सो कॉल्ड निडेरियन, व्हाई, बिकॉज दे हैव आल्सो हैज अ टेंटिकल, दे हैव इनसाइड द नाइडोब्लास्ट सेल्स, एंड दीज सेल्स दे सीक्रेट्स पॉइजन, जिससे क्या होता है, जो भी शिकारी होता है उसकी डेथ या फिर पैरालाइज हो जाता है। तो ये बात आपको पहले तो ये ध्यान रखनी है बच्चा। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पूछ लेते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया इसके नाम के पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपको पहले तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या होता है कि जब अपन अब इसके बारे में जब आगे स्टडी करते हैं, तो मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी पढ़ो उससे पहले क्या करो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर दो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब कल अपन ने जो पढ़ी थी ना, 4-5 चीज़ें पढ़ी थी, तो फटाफट मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। देखिए तो कैसे होते हैं, ये टिश्यू लेवल होते हैं, ठीक है ना, अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, टिश्यू लेवल होते हैं। दूसरा कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं, है ना, रेडियल सिमेट्री होते हैं, है ना। दूसरे कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक पढ़े थे अपन ने, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और कैसे होते हैं ये, और ये कैसे होते हैं, और इनके पास सीलोम आपको दिख रही लेकिन नहीं होती। तो आपको ये 3 तो ध्यान ही रखने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो अपन ने कल पढ़ा था। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई सा भी फाइलम पढ़ो बिना देखे, जो भी 3-4 इसके बेसिक क्लासिफिकेशन को साइड में लिख लो, ताकि आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब अगर आगे स्टार्ट करें तो क्या होता है, अब ये जो मेंबर होते हैं, यानी जो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं, ये भी एक्वाटिक होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, एक्वाटिक। अब ये ना एक्वाटिक के साथ साथ ये मराइन में भी रह सकते हैं, मराइन में भी रह सकते हैं, और है ना फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपन ने क्या बात करी कि जो एक्वाटिक होते हैं सारे के सारे मेंबर, जिसमें से कुछ मेंबर मराइन भी हो सकते हैं और कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। माइग्रेन वगैरह कर जाए, है ना, इनकी स्टेजेस के हिसाब से रहता है। तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ पर बच्चा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मराइन और फ्रेश वाटर, क्योंकि जब टीनोफोर आएगा तब वहाँ पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी जो इससे रिलेटेड होगा, तो इस पर थोड़ा नोट डाउन करना, यहाँ से भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब देखो बच्चा, यहाँ पर क्या होता है कि अब क्या होता है, इनकी जो मेंबर्स होते हैं, है ना, ध्यान से सुनना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ के अंदर। देखिए जब इनके जो मेंबर होते हैं, इनके मेंबर क्या करते हैं, इनका है ना भाई जो यानी जो क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है, मतलब ये जब इनकी डेथ हो जाती है, जब निडेरियन की या सिलेंट्रेटा की जब डेथ हो जाती है, तो ये क्या करते हैं कि ना एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो सॉलिड स्ट्रक्चर कहलाता है कोरल। तो दे फॉर्म कोरल रीफ, ये आपको ध्यान रखना है।
जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोरल जो होते हैं वो कौन से मेंबर बनाते हैं या फिर किस के थ्रू बनता है, तो आपको ध्यान रखना निडेरियन के थ्रू। कोरल क्या होता है, एक है ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, बस और कुछ नहीं होता। जब इनकी जो डेथ हो जाती है ना इनकी, तो ये क्या, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या करने चलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो इनके अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो लिविंग मटेरियल तो सब क्या बेकार हो जाता है। अब जो नॉन लिविंग जो चीज़ें होती है ना, जो केमिकली जो चीज़ होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और है ना एक है ना शेल जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कोरल। ठीक है, और ये कोरल किसके थ्रू बनता है बच्चा, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरियन के थ्रू बनता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और किसका बना होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मैं बता देती हूँ कोरल किसका बना होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट भी हो सकता है। समझ में आ गया आपको सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस फाइलम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से आपके क्वेश्चन भी मैक्सिमम बनते हैं। तो देखिए सिलेंट्रेटा में क्या होता है बच्चा कि सिलेंट्रेटा के अंदर दो तरीके की बॉडी फॉर्म पाई जाती है। ठीक है, दो तरीके की बॉडी फॉर्म होती है। इसको अपन रब कर देते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा, थोड़ा डायग्राम वगैरह में शो में कर दूँगी। ठीक है, देखिए तो अपन ने क्या बात करी कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं उसके दो बॉडी फॉर्म होते हैं, दो बॉडी फॉर्म होते हैं। अब दो बॉडी फॉर्म होते हैं तो पहला होता है पॉलिप एंड दूसरा होता है मेड्यूसा। अब अच्छा किसी किसी निडेरियन में दोनों हो सकते हैं और किसी किसी में सिर्फ एक एक हो सकता है। अब अपन बात करते हैं। देखिए दे हैव टू बॉडी फॉर्म। ठीक है, इनकी दो तरीके की बॉडी फॉर्म्स हो सकती है। ठीक है बच्चा, देखिए कौन कौन सी होती है, अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पॉलिप। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, पॉलिप। नाम तो सुना ही होगा, अच्छे से सुना होगा, बोल्ड करके बुक में दे रखा है जो। ठीक है, और दूसरा आपके दे रखा है मेड्यूसा, मेड्यूसा। ठीक है, ये भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो अपन इसको पहले एक बार में अच्छे से इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो पॉलिप होता है ना बच्चा, जो पॉलिप होता है ये एक ऐसा सिलेंड्रॉन यानी एक ऐसा फॉर्म होता है सिलेंड्रॉन का जो कैसा होता है, सिसाइल होता है, सिसाइल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसाइल, देखिए बच्चा कहीं पर भी सिसाइल शब्द आ जाए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, सिसाइल का मतलब होता है जो बेस से जुड़ा रहता है, अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। मतलब मान लीजिए ये एक सिलेंड्रो है, ये अपने बेस से यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इसका सिर्फ ऊपरी पार्ट मूव कर सकता है, बट इसका जो निचला वाला हिस्सा है ना वो अपने सबस्ट्रैक्ट से जुड़ा रहेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिसाइल, जो क्या करते हैं अपने बेस से सबस्ट्रैक्ट से जुड़े हुए रहते हैं और सिर्फ इनका ऊपरी पार्ट जो है वो मूव कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन सिसाइल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो पॉलिप जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सिसाइल होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब मेड्यूसा कैसी होती है, मेड्यूसा फॉर्म कैसी होती है। मेड्यूसा जो होती है बच्चा वो कैसी होती है, वो होती है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। अभी एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। और ये कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप। ठीक है, अम्ब्रेला शेप होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। फ्री लिविंग यानी फ्री स्विमिंग, फ्री लिविंग सॉरी फ्री स्विमिंग, फ्री लिविंग नहीं फ्री स्विमिंग। ठीक है, तो ये होता है फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब अब ये बेसिक जोड़ी नहीं, कहीं पर भी ये मूव कर सकती है। ठीक है ना, तो आपको देखिए वापस अपन करते हैं। मैंने बोला कि सिलेंट्रा होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं, निडेरियन होते हैं, उसके दो बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सिलेंट्रेटा पॉलिप के फॉर्म में रह सकते हैं, कुछ सिलेंट्रेटा मेडुसा के फॉर्म में बॉडी फॉर्म में रह सकते हैं, वो उनके सर्वाइवल के हिसाब से। तो पॉलिप वाला जो बॉडी फॉर्म होता है मेडुसा से कैसा अलग है, तो पॉलिप अगर किसी सिलेंट्रेटा के पास अगर बॉडी फॉर्म पॉलिप है तो उसकी जो बॉडी होगी वो एक जगह अटैच होगी और सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो ही मूव कर सकता है। यानी उसकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, आपके बुक में भी दे रखा है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है और ऊपर से ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब ये बेस से अपने जुड़ा हुआ है, ये अपने बेस से जुड़ा हुआ है, यानी ऊपर का स्ट्रक्चर मूव कर सकता है बट अब इसका बेस मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे स्ट्रक्चर बोलते हैं सिसाइल बोलते हैं। और इनका जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इस फॉर्म को अपन बोलते हैं पॉलिप फॉर्म। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडुसा की। बेटा मेडुसा जो होता है वो कैसा होता है, मेडुसा आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, अम्ब्रेला शेप दिखाई देगा, यानी ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए
ये देखिए कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, मेडुसा का होता है। तो आप देख सकते हो ये फ्री लिविंग है यानी फ्री स्विमिंग है, और इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप होती है, आपको दिख ही रहा है ना। तो ये इससे अलग कैसे और ये इससे अलग कैसे, ये बात आपको क्लियर हो गई। क्लियर हो गया सभी को। तो मैंने क्या बोला, पहली बात कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके मेंबर्स में दो तरीके के बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो बॉडी फॉर्म होता है पॉलिप वाला, पॉलिप होता है। अब किसी किसी मेंबर में पॉलिप वाला यानी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे आपको और कुछ निडेरियन आपको मेडुसा वाले दिखेंगे। बात आपको क्लियर हुई, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, सब देखें। अब आपको कहीं देखा देखा लग रहा होगा, तो ये है अपना हाइड्रा, हाइड्रा है ये अपना हाइड्रा, नाम तो सुना ही है हाइड्रा का, बचपन से आपका दोस्त है हाइड्रा, तो ठीक है। और मेडुसा में जो आपको दिख रहा होगा तो इसमें एग्जाम्पल है अपने जेली फिश। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जेली फिश होता है वो तो होता है मेडुसा फॉर्म, क्लियर हुआ। और जो हाइड्रा होता है वो होता है अपना पॉलिप फॉर्म होता है, यानी हाइड्रा और जेलीफिश आते हैं, आपको पता चला कि एक सिलेंट्रेटा होता है, निडेरिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये तो मैंने आपकी बात बता, अब एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं बच्चा। देखिए एक निडेरियन होता है जिसका नाम है ओबेलिया, जो सबसे आपके लास्ट क्लास में दे रखा है। मैंने अभी आपसे बोला कि कुछ निडेरियन होंगे जिनमें पॉलिप तरीके के होंगे और कुछ निडेरियन ऐसे होंगे जो मेडुसा की तरह होंगे, ये अपन ने बात करी। बच्चा एक निडेरियन होता है जिसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया ऐसा निडेरियन है जो दोनों जनरेशन शो करता है, यानी उसकी लाइफ साइकिल में दोनों जनरेशन शो करेगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसको अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस। बच्चा यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस फाइलम में पूछा जाता है। तो क्या बोला मैंने, वापिस से मैंने क्या बोला कि पॉलिप और मेडुसा अलग अलग फॉर्म होती है जो कि कुछ निडेरिया में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि एक निडेरिया है जिसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा निडेरियन होता है जो अपनी लाइफ साइकिल में पॉलिप भी शो करता है और मेडुसा फॉर्म भी शो करता है। तो इस तरीके की जो जनरेशन होती है जिसमें अल्टरनेट पैटर्न में करता है उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा फाइलम मेटाजेनेसिस शो करता है। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, निडेरियन, सिलेंट्रेटा। और अगर आपसे क्या पूछे, अगर आपसे मैंने आपको फिर बोला है कि क्वेश्चन आएगा तो आता है एग्जाम्पल से, तो आपके एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं जिसमें आपको ओबेलिया ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना बच्चा, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा रब कर देते हैं या लिख देते हैं, ठीक है। ओबेलिया शोज both polyp and medusa alternation of generation ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओबेलिया, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपसे जो मेन क्वेश्चन, मैंने फिर बोला मैं आपको फालतू कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल देते मैं जो आपके नीट पेपर से आएगा सिर्फ वही आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर यही पूछा जाता है, तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना बच्चा कि किसी में एक या दो हो सकते हैं, मतलब दोनों या तो ये होगा या ये वाला होगा। और ओबेलिया में दोनों ही जनरेशन शो होती है उसकी लाइफ साइकिल में, इसलिए वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं और इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमेना को मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कि इनके जो मेंबर होते हैं ये सारे सेक्सेस नॉट सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये भी, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है बच्चा। और इनकी जो बॉडी होती है ये भी एक तरीके की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब मैंने आपको कल बताया था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि पहले लार्वा स्टेज बनेगी देन एडल्ट फेज, यानी लार्वा एडल्ट का कोई मेल ही नहीं होगा, लार्वा अलग होगी एडल्ट अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसको अपन ने बात करी थी। तो क्लियर हो गया आप सभी को। अब बच्चा यहाँ पर है ना इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे पेनिनटुला हो गया, गॉर्गियम हो गया, पोर्तुगीज हो गया, है ना, आपके मिनेंड्रिया हो गया, ब्रेन और कोरल। तो ये सारे आपको एग्जांपल जो है आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया आपको सभी को। तो कॉन्सेप्चुअल वाइज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फाइल हम अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना सिलेंट्रेटा बीट हो गया, चलिए फाइलम थर्ड स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, जिसका नाम है टीनोफोरा। ठीक है, देखिए बच्चा, अब थर्ड फाइलम है अपना टीनोफोरा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिख दो फटाफट। तो बताइए कैसा होता है, वही टिश्यू लेवल होता है। सेकंड, ये कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, थर्ड, ये कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री के साथ साथ ये कैसे होते हैं बच्चा, ये वाले होते हैं अपने पास डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, बस यही अपन ने 3 इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है ना बच्चा, चलिए अब अपन बात करते हैं इसके मेंबर के बारे में। अच्छा बच्चा, आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टीनोफोरा जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। तो बच्चा अभी मैंने आपको पीछे यही चीज़ तो बताई थी कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में रह सकते हैं। ये भी एक्वाटिक ही होते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है, ये पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से मराइन वाटर में रहते हैं। बच्चे यही स्किप कर जाते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो टीनोफोरा कैसे होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, पूरी तरह से सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया आपको? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात है ना, नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं कि इनके अंदर क्या पाया जाता है। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो दूसरा नाम होता है, एक तो होता है सी वॉलनट, है ना, जो आपके बुक में दे रखा है, और दूसरा होता है अपने पास कॉम्ब प्लेट, यही दे रखा है आपके, कॉम्ब जेलीज। ठीक है, तो ये है, तो इसके जो 2 नाम होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, एक तो सी वॉलनट और कॉम्ब जेली होते हैं। ये तो आपके बुक में लिख रखा है, ये वॉलनट की तरह दिखते हैं और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्पंजी टाइप के होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं काम की बात, है ना। आपकी बुक में कुछ ऐसा देखा, देखिए अपन कुछ ऐसा बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं ना, ये इनका स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में दे रखा है, ऐसा बोला कि स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर क्या है ना, कुछ ऐसे ना रोज़ पाई जाती है ना, आपको पता है, ये लिख रखा है सब उसमें बुक में, और यहीं से कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे निकलते हैं। ठीक है बच्चा, अब काम की बात क्या है ये सुनिए। यहाँ पर काम की बात ये है कि इनके अंदर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है, कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। और ये जो कॉम्ब प्लेट्स होती है ये कैसी होती है, इनके बाहर आप यहाँ पर क्या बनाओ, सीलिया बना दो, और ये कैसी होती है, सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड होती है। ये है काम की बात। अपन ने पीछे पढ़ा था काइनियोसाइट्स जो सेल्स पड़ी थी वो फ्लैजिलेटेड सेल्स थी, और ये जो कॉम्प्लेट्स की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड होती है। ये है काम की बात जो आपको याद रखनी है। समझ में आया आपको कि आपने बॉडी स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पर भी सीलिया होते हैं इनकी बॉडी के, जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, तो इनके अंदर जो कॉम्प्लेट्स बनती है ना, ये अंदर प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनकी सेल्स होती है ना वो सीलिया यानी सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो इनको मूव वगैरह कराने में मदद करवाती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चा कि इनके जो मेंबर होते हैं एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, आपको पता है, और वो प्रॉपर्टी है ना, यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और उस यूनिक प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपको पता है, बायोल्यूमिनेंस। ये है एक यूनिक प्रॉपर्टी जो कौन शो करता है, टीनोफोरा। अब बच्चा क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो मैंने ये नाम लिखा है ना यहाँ पर, ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ, तो इस नाम पर गौर करो ध्यान से। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि टीनोफोरा की कौन सी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अब उसमें एक्सक्लूसिवली मराइन रह जाता है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि इसके जो मेंबर कैसे होते हैं, पूरी तरह से मराइन रहते हैं, बाकी के तो फ्रेश वाटर वगैरह सब में रहते हैं। तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज होता है, इनके अंदर कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, दे हैव कॉम्प्लेट्स, बाकी में तो होती ही नहीं, सिर्फ इसी में ही होती है। तो ये भी तो एक यूनिक प्रॉपर्टी हुई इसकी, बट एनसीईआरटी ने मेंशन सिर्फ इसको कर रखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस पर ही टिक लगा कर आओगे। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो और बायो है ना, ठीक है, तो अब ये क्या होता है, अपन बात कर लेते हैं। तो बच्चा अब ये होता क्या है, ठीक है बच्चा, बायो का मतलब होता है लिविंग, सबको ध्यान है बायो में, और लुमिनेंस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो चमकती हो, अपने में से लाइट इमिट करे। ठीक बच्चा, अगर लुमिनेंस का मतलब होता है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ हो वो अपने में से केमिकल्स के थ्रू क्या करें, लाइट इमिट करे, है ना, लाइट इमिट करे। जैसे अपनी ये लाइट्स वगैरह हो गई, ये लाइट इमिट, तो वो लुमिनेंस है।
ठीक है। अगर मैं लुमिनेंस के आगे बायो लगा दूं तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने में से लाइट इमिट करे, तो वो बायो लुमिनेंस हो जाएगा। तो मतलब इनके मेंबर्स में एक प्रॉपर्टी होती है, यानी इनके मेंबर जो होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बायो लुमिनेंस कहते हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने में से क्या निकाल सकते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है बच्चा, मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, ल्यूसीफेरन नाम की प्रोटीन होता है ना। और वो जो ल्यूसीफेरन जो प्रोटीन होता है ना, वो ऑक्सीडाइज होके लाइट हीट एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी होती है वो लाइट के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए अपनी आंखों को दिखता है कि वो लाइट इमिट कर रहे हैं। तो बच्चा बस ये ऊपर था, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें यूनिक प्रॉपर्टी, इसको बायोलुमिनेंस कहते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। सेम ये भी कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेक्स से सेपरेट नहीं होते इनके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल आपको पता है, एक तो प्लूरोब्रेकिया और एक टीनोप्लेना, जो आपको याद हो जाए क्योंकि ईजी है, ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। तो क्लियर हो आपको। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, सभी फाइलम में से, ऐसे तो आया नहीं है अभी तो क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सभी फाइलम में से टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम होता है। ये बात ध्यान रखना है, इसके जो मेंबर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना गया है कि मतलब टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं ना, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपन फाइलम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट फाइलम है अपना, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, 4th नंबर का, ठीक है, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है बच्चा। तो देखिए सबसे पहले तो वही आपको मैंने पहले बोल दिया, फाइलम देखते ही क्लासिफाइड कर दो फटाफट। बताइए ज़रा ये कैसे थे, ये कैसे था, ऑर्गन लेवल था। अपन ने बात करी थी ऑर्गन लेवल में कौन आता है, केवल प्लेटीहेल्मिन्थीस आता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस के ऑर्गन लेवल होता है, और ये कैसा होता है अपने पास, बायलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है ना, बायलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। और कैसा होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। अब इसमें सीलोम होती है क्या, P फॉर सूडो, सूडो का उल्टा असीलोमेट, तो A। तो ये कैसे होते हैं, असीलोमेट, ठीक है बच्चा। ये कैसे होते हैं, असीलोमेट होते हैं, और इनके अंदर कोई भी सेगमेंट वगैरह नहीं पाया जाता। तो ये 4 अपन ने बात कर ली, ठीक है बच्चा। चलिए दूसरा, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होता है। देखो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, और हेल्मिन्थीस का मतलब होता है वॉर्म, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म, इसीलिए इनका नाम होता है फ्लैट वॉर्म। तो क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर आर फ्लैट वॉर्म। तो आपको बच्चा ध्यान रखना है कि फ्लैट वॉर्म किसे कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस को ही कहा जाता है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, और हेल्मिन्थीस का मतलब होता है वॉर्म। तो क्लियर हो गया आपको सभी को। पहले तो बच्चा ये आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके जो मेंबर होते हैं ये एक तरीके के 2D ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D ऑर्गेनिज्म, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपकी बुक में एक लाइन लिख रखा है कि देयर बॉडी हैज़ अ वेंट्रोडोर्सल साइड। वेंट्रोडोर्सल मतलब देखिए बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये इनका वेंट्रल साइड और ये डोर्सल साइड, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इस तरीके की जो इनकी बॉडी फॉर्म होती है बिल्कुल फ्लैट होती है, जिसको अपन 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कौन से मेंबर है ना, कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2D स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो आपको बच्चा पता होना चाहिए फ्लैट वॉर्म या प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मतलब आप इनका फ्लैट वेंट्रल साइड भी देख सकते हो और डोर्सल साइड भी देख सकते हो, मतलब ईजिली। तो ये 2D स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं आपको, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट आपको बच्चे ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं है ना, इनके अंदर ऑर्गन लेवल होता है। मतलब ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन लेवल होता है, मतलब ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, बट ऑर्गन एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, इनके अंदर ना एक स्पेशलाइज सेल पाई जाती है ना, इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल पाई जाती है, ठीक है ना बच्चा। और उस सेल का नाम क्या होता है, फ्लेम सेल। नाम तो सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। फ्लेम सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीस का या फ्लैट वॉर्म का होता है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी है। अब एक बात बताऊँ आपको, फ्लेम सेल जो होती है ना उसको और क्या कहते हैं। तो बच्चा आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या आता है, फ्लेम सेल्स के 2 नाम होते हैं, ठीक है। पहला तो नाम होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया,
प्रोटोनेफ्रिडिया, और दूसरा जो होता है वो होता है सिलेनोसाइट सेल। तो आपको बच्चा ये ध्यान रखना है कि फ्लेम सेल जो होती है उसको प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ साथ सिलेनोसाइट्स पे कहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं बच्चा, तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। तो क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? अभी करता क्या ये अपन बात करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक स्पेशलाइज है। स्पेशल का मतलब जानते हो ना, मतलब अपने आप को स्पेशलाइज कर लेना, सिर्फ उसी काम के लिए बनाना, मॉडिफाइड कर लेना, है ना। तो इनमें कुछ एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसका नाम है फ्लेम सेल, जो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है। ये दोनों नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी बेस। तो मैंने क्या बोला कि इनके अंदर जो सेल होती है उसका नाम है फ्लेम सेल, और उस फ्लेम सेल के दो नाम और होते हैं बच्चा, एक तो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया और दूसरा होता है सिलेनोसाइट। अब जब आपको प्रोटोनेफ्रिडिया अगर याद होगी ना तो आपको उसका फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन में मदद करना, तो काम तो इसका भी वही होगा, ये ऑस्मोरेगुलेशन और किस में मदद करेगा? एक्सक्रीशन में मदद करेगा। अब बच्चा इसमें प्रो क्यों लगा रखा है, प्रोटो क्यों लगा रखा है? तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो बच्चा, प्रो शब्द किसी के भी आगे लग जाए तो समझ जाना वो एक तरीके का प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब जानते हो ना, मतलब ना ज़्यादा डेवलप नहीं, है ना। नेफ्रॉन जैसा है बट इतना डेवलप नहीं है, अपने जैसे नेफ्रॉन की तरह इतना डेवलप नहीं है। तो बात समझ में आई आपको? तो इनके अंदर ये नेफ्रॉन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, नहीं होता है, लेकिन इतना डेवलप नहीं होता, और इनका काम एक ही होता है। अभी मैंने आपको बताया इनका सिर्फ एक ही काम होता है, और वो क्या होता है आपको मैंने अभी बताया है। सबसे पहला होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है ना। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन से याद रखो तो याद हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? एक्सक्रीशन। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो ये तो फंक्शन में मैं इनको समझा देती हूँ, ठीक है। तो आपके बाद अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो बच्चा, कहीं पर भी ऑस्मो रेगुलेशन आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? देखो रेगुलेशन का मतलब तो जानते हो बैलेंस करना। ऑस्मो का मतलब क्या होता है? किसी की भी बॉडी में सॉल्ट की बैलेंस, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखना, वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर हो गया? अगर सॉल्ट की बैलेंस रेगुलेशन होगी तो वाटर का अपने आप रेगुलेशन हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि वाटर और सॉल्ट एक दूसरे के काम एक साथ काम करते हैं, ज़्यादा नहीं होने देते एक दूसरे को, एक साथ बैलेंस बना के काम करते हैं। अब जो अगर अपन ने ह्यूमन फिजियो पढ़ा है, तो ह्यूमन फिजियो में अपन किडनी का काम पढ़ा था। तो किडनी क्या करती है? अपनी बॉडी के अंदर इतना तामझाम करके अपनी बॉडी से यूरिन को पास आउट करती है। तो वो क्या करती है? एक तरीके से अपनी बॉडी में पानी की भी कमी नहीं होने देती और सॉल्ट की भी कमी होने नहीं देती, बस यही तो काम है। तो बच्चा कहीं पर भी एक्सक्रीशन होगा और कहीं पर भी सॉल्ट और वाटर आएगा तो वहाँ ऑस्मो रेगुलेशन जरूर आएगा। तो अपनी बॉडी में अगर आपसे पूछे कि मैमल्स में या ह्यूमंस में ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, तो आप बता सकते हो सीधे सीधे किडनी ही तो करती है ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी अपनी बॉडी में सॉल्ट और आयंस और वाटर का कंसंट्रेशन को मेंटेन करके करने का काम करती है। तो बस वही काम आपकी फ्लेम सेल्स भी करती है। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए ऑस्मो का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बता दिया, बैलेंस करना। किसको? बैलेंस किसको करती है? बैलेंस करके रखती है किसको? आयंस को या फिर सॉल्ट को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सक्रीशन का मतलब है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करते हैं? वेस्ट को बाहर निकालने का ही काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको सभी को? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया, फ्लैटफॉर्म इन्हीं कहते हैं, 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल फ्लेम सेल्स होती है, ठीक है बच्चा। और इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया, अगर आपसे पूछे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव प्रोटोनेफ्रिडिया, तो भी आप बोलो यस होती हैं। भले यहाँ से नहीं लिख रहा, फिर भी आपको ध्यान रखना कि फ्लेम सेल का दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया, जहाँ से क्वेश्चन आ रखा है बच्चा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। और दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आपको ध्यान नहीं है, और फिर अपन ये बात करी थी। तो क्लियर हो गया आपको सभी को? अच्छा, इसमें लास्ट में एक लाइन दे रखी है, इसकी एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे फेस्टियोला, लिवर फ्लूक, टीनिया, है ना। एक एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है बच्चा। प्लेनेरिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी हाई रीजनरेशन पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर होती है। अब बच्चा रीजनरेशन क्या होता है? अब आपको पता है रीजनरेशन मतलब अगर इनकी बॉडी का पार्ट कट गया, हट गया, डैमेज हो गया, फटाफट वापस से अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेंगे ये। मतलब इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट अपना काम कर करा के निकल लेते हैं। तो मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस का ऐसा मेंबर होता है जिसकी रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब अच्छा देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर आपसे पूछे कि कौन से मेंबर में रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, तब तो मेंबर में अगर फाइलम पूछे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। लेकिन अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस सबसे ज़्यादा पूछे तो आपको प्लेनेरिया पे लगाना है, क्योंकि बच्चा इसके अलावा भी बहुत से मेंबर हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होता है। तो प्लेनेरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। तो देखिए P फॉर प्लेनेरिया, P फॉर पावर, और पावर क्या लगा देना? रीजनरेशन। क्लियर हो गया आपको सभी को? तो ये है अपना प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको सभी को? चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखना है।